Hello friends, welcome back to V Star Education YouTube channel and you are watching Get Life Science सीरीज। तो इस सीरीज में हम बात कर रहे थे स्टेनिंग के बारे में। आई होप आपने इंट्रोडक्टिव लेक्चर देख लिया होगा जो कि आपका 3 से 4 मिनट का था, क्योंकि अगर आप वो देख लोगे तो आपको सारा रोड मैप पता लग जाएगा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं और कितना पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो आइए, जिसने देख लिया है वो लेक्चर, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लेक्चर आज का होने वाला है स्टेन और डाई के ऊपर। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। डाई एंड स्टेन। डाई एंड स्टेन क्या है? बेसिकली साइंटिस्ट क्यों इसको इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, इनके बीच डिफरेंस क्या है, क्या हम डाई को स्टेन कह सकते हैं, स्टेन को डाई कह सकते हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये सब हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं कलर के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा कलर, बेसिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कलर क्या है। कलर इज ए एनीथिंग और समथिंग। कलर कुछ भी हो सकता है जो हमारी आंखों को दिखाई देता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो कितनी वेवलेंथ का है। यानी कि एक होती है हमारी विजिबल लाइट, विजिबल वेवलेंथ, जो कि 400 टू 800 नैनोमीटर की होती है। अब जो भी वेवलेंथ इसके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जो भी लाइट हमारी इसके बीच में पड़ती है वही लाइट हमको कलर के रूप में चमकती है। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बात याद रखना कि आपको वस्तु कब चमकती है, जब लाइट हो, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में ही आपको कोई सी भी वस्तु का कलर चमकता है। जैसे कि आपके बैग का कलर क्या है, आपके जो बोर्ड है उसका कलर क्या है, इस पेन का मार्कर का कलर क्या है, जो आपने कपड़े पहने उसका कलर क्या है, आसपास का कलर क्या है। तो आपको लाइट की प्रेजेंस में ही जो भी वस्तु है वो कलर शो करती है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो ये कोई भी वस्तु है और यहाँ लाइट सोर्स है और ये आपकी मैंने आँख बना दी है। एक्चुअली मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी ट्राई किया है, ठीक है। ये आपकी आँख है। अब यहाँ से कोई भी लाइट इस वस्तु पर पड़ती है और वो लाइट हमारी आँख की रेटिना पर जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट, लाइट LIGHT, लाइट, ठीक है। तो यहाँ से ये जो वस्तु है, इस जो लाइट पड़ी है इसको रिफ्लेक्ट कर रही है, इसको वापसी भेज रही है, लेकिन वो कहाँ पर पड़ रही है, वो मेरी आई पर पड़ रही है, जिसके कारण से हमें कोई भी वस्तु चमकती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। ये लाइट बेसिकली विजिबल में आती है और जो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 टू 800 नैनोमीटर के आसपास होती है। तो ये तो था कलर का कि हमें वस्तु क्यों चमकती है। तो वस्तु का चमकने का कारण ही हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर अब आपसे कोई भी पूछे कि जो हमारी लाइट है वो हमें कब चमकती है, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो इसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ याद रखना 400 टू 800 नैनोमीटर, ठीक है। और इसमें कौन कौन से कलर आते हैं? विबग्योर, आपने नाम पहले भी सुना होगा विबग्योर का, विबग्योर। ये 7 कलर हमारे मोस्टली चमकते हैं, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं विबग्योर से, ठीक है। तो इसी में हमारा क्वेश्चन आता है कि जो ओरिजिनल कलर है, जो मूल कलर है, वे कितने टाइप के हैं। थोड़ा कलर के टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हमारे जो ओरिजिनल कलर है, मूल कलर है,
वे कितने टाइप के हैं। तो कलर में हमारा आता है कि प्राइमरी जो कलर हैं उनके टाइप क्या हैं। तो आप जानते हो प्राइमरी कलर जो ओरिजिनल कलर हैं, जिनसे सब कलर बनते हैं, सभी कलर उन्हीं से बनते हैं, तो वे कितने हैं बताइए। तो वे कलर हैं आपके तीन कलर प्राइमरी कलर होते हैं जो मूल कलर कहलाते हैं, ठीक है। यही इन कलर से ही बाद में सेकेंडरी इंटरमीडिएट कलर बनते हैं, देखेंगे वो कैसे बनते हैं। तो वे तीन कलर कौन कौन से हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये प्राइमरी कलर कहलाते हैं हमारे, ठीक है। अब इसी में ही आते हैं हमारा सेकेंडरी कलर क्या होता है। सेकेंडरी कलर, तो कोई भी दो प्राइमरी कलर, एनी टू प्राइमरी कलर गिव्स सेकेंडरी कलर। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे चमक रहे होंगे, ठीक है, एक लगा दिया है। तो इसका जो बेसिक्स थी आप देख रहे होंगे कि जो मान लो हमारा रेड है एंड दूसरा ले लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल आपको चमक रहे होंगे। जैसे कि इन्होंने लिया है ब्लू प्लस येलो, मिलकर के आपको कौन सा कलर दे रहा है, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर दे रहे हैं। तो ये भी तीन ही प्रकार के होते हैं जो सेकेंडरी कलर हैं, ग्रीन, आपका वायलेट एंड ऑरेंज, ओके। तो ये आपके कलर हो जाते हैं। प्राइमरी कलर भी आपके तीन हैं और सेकेंडरी कलर भी तीन हैं। अब आते हैं टर्सरी और इंटरमीडिएट कलर। ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी एक प्राइमरी कलर और कोई भी एक सेकेंडरी कलर मिलकर आपस में इंटरमीडिएट या फिर टर्सरी कलर बनाते हैं। दोबारा समझेंगे, कोई भी एक प्राइमरी कलर या फिर सेकेंडरी कलर मिलकर के एक इंटरमीडिएट कलर बनाता है, जिसके एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये कहलाते हैं इंटरमीडिएट कलर। अब एक और इनकी कैटेगरी आती है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, नंबर 4 न्यूट्रल कलर, जिसमें हमारा ब्लैक, वाइट एंड ग्रे, और भी इसमें काफ़ी सारे कलर हैं, बट ये तीन आपको याद रख सकते हो तो रख लेना। ब्लैक कलर कब बनता है, जब हमारे ऑल थ्री प्राइमरी कलर को हम इक्वल रेशो में मिक्स करते हैं तब हमको ब्लैक कलर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से जब हम वाइट कलर को पाने के लिए क्या करते हैं, दो हमारे टू प्राइमरी कलर कौन कौन से, ब्लू एंड रेड, ठीक है, और एक सेकेंडरी कलर, कौन सा, ग्रीन, ये हमको प्रोवाइड कराते हैं वाइट कलर, ठीक है। तो
आपके लिए ये क्वेश्चन है कि ग्रे कलर किसको मिला करके बनता है। सर्च कीजिए और कमेंट में बताइए कि किसको मिला करके ग्रे कलर बनता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो अब हमने बात कर ली है यहाँ पर कलर के बारे में। हमें पता लग गया है कि कलर जो मूल कलर होते हैं वे 3 ही होते हैं। इन 3 कलर को ही मिला करके आगे जो है हम 10 मिलियंस कलर बना सकते हैं। तो आई होप आपने कलर के बारे में समझा होगा। अब कलर से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके ICMR इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं आपसे। क्वेश्चन क्या होता है कि जो हमारा रेनबो है, रेनबो का जो हमारा फॉर्मेशन है, रेनबो फॉर्मेशन वो किसके कारण बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा हेलो रिंग। हेलो रिंग क्या होता है? रेनबो तो आप सब जानते हो, इंद्रधनुष। हेलो रिंग क्या होता है कि जब सन या फिर मून के चारों तरफ एक रिंग बन जाती है, आपने अगर कभी गौर किया हो तो कब जब बरसात का टाइम होता है तब ये रिंग आपको देखने को मिलती है। एक तो इस हेलो रिंग का फॉर्मेशन किसके कारण होता है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जो ग्रास है उसका जो कलर है वो किसके कारण हमको ग्रीन चमकता है, ग्रास का कलर क्यों हमको ग्रीन चमकता है। नंबर 4th क्वेश्चन आपका आता है कि जो स्पेस है वो डार्क क्यों है, हमें जो डार्क दिखाई देता है वो डार्क क्यों दिखाई देता है। नंबर 5 स्काई ब्लू क्यों है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आता है। तो आने वाले मैं एक लेक्चर इनके लिए बनाने वाला हूँ कि रेनबो का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, किसके कारण होता है, हेलो रिंग क्या होती है, और ग्रास के कलर क्या, ग्रास का कलर ग्रीन क्यों होता है, स्पेस डार्क क्यों, डार्क या फिर ब्लैक क्यों चमकता है, या फिर स्काई हमें ब्लू क्यों चमकता है। तो ये लेक्चर अलग से होने वाला है। ये आपका ICMR और नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आइए बैक ऑन आवर टॉपिक। तो हम बात कर रहे थे डाई के बारे में। बेसिकली डाई क्या है और स्टेन क्या है। बेसिकली डाई और स्टेन में क्या अंतर है देखिए। तो डाई आर द कलरिंग एजेंट यूज फॉर जर्नल पर्पज, whereas one of its use as a biological is called stain। सिंपल भाषा में समझते हैं कि डाई क्या है कि कोई भी कलरिंग एजेंट हो सकता है, ठीक है ना। और स्टेन क्या है, स्टेन उसी डाई का, जो डाई है उसी का एक पार्ट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टेनिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। दोबारा से समझो, जो हमारा डाई है वो हमारा कोई भी कलरिंग एजेंट हो सकता है, और इस कलरिंग एजेंट का, जिस डाई का हमारा एक पार्ट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टेनिंग करने के लिए हेल्प करता है, उसको हम स्टेन कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझो, मान लो ये कोई आपका एक व्यक्ति है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है और हंसना तो बिल्कुल मना है, ठीक है। इस भाई साहब के हाथ हैं, ठीक है। मान लो अब ये एक डाई है पूरा, ये क्या है, एक डाई है। अब इसके अलग अलग जैसे हाथ इसके हैं, तो हाथ किसी चीज़ को पकड़ने के लिए होते हैं, पैर हैं वे चलने के लिए हैं, दिमाग हैं वो सोचने के लिए हैं, लेकिन है ये पूरा डाई। इसी प्रकार से क्या होता है कि इसके जो डाई में एक पार्ट होता है, मान लो अगर ये पार्ट हमारा
लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, याद रखना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन कर रहा है, स्टेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टेनिंग कर रहा है, तो वो पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, तब वो कहलाएगा स्टेन। ओके, तो ये मेन डिफरेंस था, जो मेन डिफरेंस है इस डाई और स्टेन के बीच में। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया होगा क्यों इसको साइंटिस्ट इंटरचेंजेबल यूज करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल समझो, मान लो ये एक तालाब है, ये पूरा डाई है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा स्टेन कहलाता है, जहाँ पर स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस था। आइए अब इसके बारे में थोड़े और डिफरेंस जान लेते हैं कि इसके क्या क्या डिफरेंस हैं। तो ये रहे कुछ डिफरेंस स्टेन और कलर के लिए। तो मैं चाहूँगा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब समझते हैं डाई और स्टेन के बीच में डिफरेंस। डाई क्या है, यूज फॉर जनरल पर्पज। जनरल पर्पज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पेंट हो सकता है, टेक्सटाइल में कपड़ों को रंगने के लिए हो सकता है। ठीक है, यूज फॉर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जैसे बैक्टीरिया हो या फंजाई हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल को देखना हो तब हम स्टेन का यूज करते हैं। दूसरा क्या है कि डाई आर प्रिपेयर्ड विथ नॉन केयरफुल्ली एंड नॉन स्पेसिफिक। डाई आर प्रिपेयर्ड नॉन केयरफुल्ली नॉन स्पेसिफिक, यानी कि जब हम डाई को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कोई ऐसा रेशो नहीं रखते कि इस चीज़ का इक्वल रेशो होना चाहिए या फिर ये इतनी मात्रा में डलनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब हम स्टेन को प्रिपेयर करते हैं तो स्टेन आर प्रिपेयर्ड विद द ग्रेट केयर एंड स्पेसिफिकेशन। जब हम स्टेन को प्रिपेयर करते हैं तो हमें उसमें देखना पड़ता है कि हमारा जो कोई इम्प्योरिटीज़ तो नहीं आ रही है, या फिर जो हमारा मिक्सिंग ऑफ रेशो, मिक्सिंग ऑफ केमिकल है, वो सही से है या नहीं है। ठीक है, तो थर्ड पे चलते हैं। डाई आर नॉट एट एग्जैक्टिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि डाई का आप कह सकते हैं कि डाई में आप ये नहीं देख सकते कि उसमें उसकी कंपोजिशन में कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा मात्रा में मिला हुआ है। जब हम आगे कंपोजिशन देखेंगे तब आपको इस लाइन का मतलब पता लगेगी कि डाई आर नॉट एट एग्जैक्टिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं है तो रिजल्ट कैसा देगी, रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। ठीक है, फॉल्स, झूठा रिजल्ट मिलेगा। जबकि टू गेट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट बिकॉज देयर हैव स्पेसिफिक कैरेक्टर, क्योंकि स्टेन का एक स्पेसिफिक अमाउंट में मिलाया जाता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट में बनाया जाता है, और उसके कैरेक्टर का पता रहता है कि हाँ इसमें ये कैरेक्टर है, तो हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट वहाँ पर मिलता है। ठीक है, नंबर फोर्थ, डाई आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। डाई हमारे दो प्रकार की हो सकती हैं, नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकती है। जो हमारी नेचुरल डाई होती है कमेंट में आप बताना कि वो कौन सी डाई है। ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताने वाला हूँ आपको, लेकिन इसके अगले लेक्चर में। स्टेन आर ओनली सिंथेटिक, स्टेन आर सिंथेटिक। ठीक है, याद रखना, ये हमें नेचुरल से प्राप्त नहीं होती, नेचर से प्राप्त नहीं होती, इसको हमें खुद को बनाना पड़ता है। ठीक है, डाई हैव स्मॉलर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ सिंगल केमिकल। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डाई जो है, डाई का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो स्मॉल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक ही केमिकल, उसमें एक केमिकल हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा दो केमिकल हो सकते हैं, इसलिए उसके जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत कम है। जबकि स्टेन हैव ए बिगर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ प्रिपेयर्ड विथ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर केमिकल।
जब हम स्टेन को बनाते हैं तो उसमें 2 या फिर 2 से अधिक केमिकल का यूज करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल देखो, एक स्टेन होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोफिनोल, लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू, जो कि हमारी फंगल को स्टेन करने के लिए यूज होती है। ठीक है, इसमें एक तो इसमें होता है लैक्टिक एसिड, एक इसमें होता है फिनोल, फिर होता है इसमें कॉटन ब्लू, और तीसरा जो इसके कंपोनेंट है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लैक्टिक एसिड, फिनोल, ग्लिसरॉल, कॉटन ब्लू। तो आप देख रहे होंगे कि इसके जो मिक्सिंग कंपोनेंट है वो मोर देन 2 और 1 है। ठीक है, जबकि जब हम डाई बनाते हैं तो डाई में हमारा एक ही केमिकल होता है। अब क्या होता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल है, तो ये कैसा होएगा, मोर सोल्यूबल, एकदम घुल जाएगा। इसके एक एग्जांपल देखो, जब हम पानी में अगर हम नमक डालेंगे तो वो हमारी जल्दी घुल जाती है, लेकिन वहीं पर अगर हम बड़ा साइज लेंगे, चीनी समझो, तो अगर हम चीनी लेंगे तो वो हमारी लेट घुलेगी। सेम प्रोसेस है कि अगर हमने पानी में नमक डाला तो वो जल्दी घुल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो स्मॉल है, जबकि जो हमारा स्टेन है उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई है। ठीक है, तो उसके कारण वो हमारा लेस सोल्यूबल होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि डाई जो होती है उसके अंदर इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। डाई हैव ए इम्प्योरिटीज प्रॉपर्टी, तो जिसके कारण हम इसको क्रूड भी बोल देते हैं। क्रूड का मतलब होता है रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ। ठीक है, इसलिए ये इम्प्योरिटीज होती है, जबकि ये क्या होता है, एक प्योर मिक्सचर होता है, वेल नॉन मिक्सचर होता है। ठीक है, तो आइए और आगे के देखते हैं कि क्या इनमें डिफरेंस है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें देखने वाले हैं और भी प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी देखेंगे। तो आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है डाई एंड स्टेन में फास्टनेस का। ठीक है, फास्टनेस क्या है पहले ये समझो एक सिंपल से भाषा में, कि हाउ रेसिस्टेंट टू फेडिंग इट्स व्हेन एक्सपोज टू लाइट। मतलब क्या है इसका, कि जो फास्टनेस होता है कि वो एक सिंपल सी भाषा में समझो, जब किसी भी कलरफुल, चाहे वो कपड़ा हो आपका, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो पेंट हो, तो जब उस पर लाइट पड़ती है वो तो धीरे 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 फीका होना स्टार्ट होने लगता है, फेड होने लगता है। ठीक है ना, तो फास्टनेस वो कैरेक्टर है जिसमें क्या होता है कि जो फीकापन है उसको रेसिस्टेंस, वो कितना रेसिस्टेंस है उस फीकेपन के लिए, वो कितना उसको रेसिस्ट कर रहा है, तो ये कैरेक्टर कहलाता है हमारा फास्टनेस। ठीक है, लाइट फास्टनेस, हाउ रेसिस्टेंट टू फेडिंग इट्स व्हेन एक्सपोज टू लाइट। जैसे क्या है, अब डाई है, डाई मतलब डाई आप ये समझ के चलो कि आपने जो पहने जाओ आपके कपड़े हैं, ठीक है, शर्ट आपकी, तो जब आप उसको धूप में फैलाते हो तो धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद आप देखते हो कि कलर उसका फेड होना स्टार्ट हो जाता है, फीका होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए जो कैरेक्टर होता है उसको बोलते हैं लाइट फास्टनेस। ठीक है ना, तो डाई में क्या होता है कि लो लाइट फास्टनेस कैरेक्टर होता है, जबकि जो स्टेन है उसमें इसका उल्टा होता है, हाई लाइट फास्टनेस होता है। यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो नीचे से एक लाइट बीम निकलती है जो कि स्पेसिमेन पे पड़ती है, तो लाइट की प्रेजेंस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो और भी ज़्यादा शाइनिंग करेगा, शाइनी हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट सो मोर शाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कैरेक्टर पर पूछते हैं कि प्रिपेयर्ड विथ लो कॉस्ट। डाई को बनाने के लिए इतने इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना जो सावधानी केयरफुल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये हमारा लो कॉस्ट में हमारी डाई बन जाती है। जबकि स्टेन को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए डाई का, मैंने बताया था ना कि डाई से ही हमारा स्टेन बन रहा है। ठीक है, एक
काफ़ी हाई कॉस्ट बन जाती है हमारे स्टेन को बनाने के लिए। तो ये क्या है कि जो हमारा डाई होता है, एक बार कपड़ों पर कलर कर दिया तो वो 6 महीने 5 महीने जैसा भी आप उस कपड़े को रखते हो तब तक चलेगा। गिव परमानेंट कलर। डाई क्या है कि परमानेंट कलर देता है हमारा। जैसे कि आप कपड़ों पे समझो, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं अच्छे कि वे 1 साल 2 साल 3 साल, इवन जब तक आप उसे धूप से बचा करके रखोगे तो वो परमानेंट कलर देगा। जबकि ये जो होता है टेम्परेरी कलर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मिक्सिंग थोड़ा अल्कोहल होता है, फिनॉल होता है, जो कि हमारे जो कलर हैं उसको सुखाने का काम करता है एक प्रकार से। तो ये क्या है, ये टेम्परेरी कलर प्रोवाइड करता है। आल्सो यूज फॉर हिस्टोलॉजिकल पर्पज। इम्पोर्टेंट, हिस्टोलॉजिकल पर्पज क्या? अगर हमारे सेल को रंगना हो, सेल मतलब कोशिका को रंगना हो, तो उसके लिए हम डाई का यूज करते हैं। लेकिन वो कोई स्पेसिफिक नहीं, अगर आपको सेल को रंगना है तो वो सारे सेल को एक ही कलर प्रोवाइड करेगा, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करेगा। जबकि यूज फॉर बैक्टीरियल फंजाई, जैसे कि बैक्टीरिया को मैं स्पेसिफिक देखें, साइटोप्लाज्म देखें तो उसको उसके लिए अलग स्टेनिंग, उसको अलग स्टेन अलग कर देगा, सेल वॉल को अलग कर देगा। तो ये हमारे यूज फॉर बैक्टीरियल एंड फंगल स्टेन, जबकि डाई हमारा हिस्टोलॉजिकल पर्पज के लिए यूज होता है। इसके बाद इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे सल्फर डाई हो गया, बेट डाई हो गया, अजोइक डाई हो गया, एलिजारिन डाई हो गया। इवन जो नेचुरल डाई है वो तो आपके लिए कमेंट में है, वो आपको लिखना है। जो स्टेन है, क्रिस्टल वायलेट, मिथाइलिन ब्लू और सैफरिन, कार्बन फ्यूट्सिन, ये स्टेन के एग्जाम्पल हैं। हम इनको डाई के भी एग्जाम्पल बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डाई स्टेन क्या है, एक प्रकार की ही डाई है। ठीक है, इसका ये एक हमारा रूप है, एक इसका ये एक इसकी एक एप्लीकेशन है, डाई की ही एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टेन। तो स्टेन के हमारे कैरेक्टर हो गए। आइए अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब मैं क्या काम करूँगा, अब मैं स्टेन और डाई दोनों को एक ही लेकर के चलूँगा। यहाँ तक हमारा डिफरेंस था, अब हम इसको एक जैसा, जैसे कि साइंटिस्ट इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, तो मैं भी अब इंटरचेंजेबल यूज करूँगा, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा फर्क रहा नहीं है। जितना जो भी डिफरेंस था वो मैंने आपको सारे के सारे डिफरेंस बता दिए। तो आइए अब देखते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में, डाई और स्टेन की क्या कंपोजिशन होने वाली है। अब मैं डाई को ही स्टेन बोलूँगा और स्टेन को ही डाई बोलूँगा। ठीक है, तो आपको एक ही लेकर के चलना है। मैं भी अभी इंटरचेंजेबल यूज करूँगा, क्योंकि अंतर मैंने आपको बता दिया है। तो डाई और स्टेन के बारे में देखेंगे कि द फर्स्ट आर्टिफिशियल डाई वेयर प्रोड्यूस फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, वहाँ से हमने फर्स्ट जो आर्टिफिशियल डाई है वो उसको प्रोड्यूस किया था, उसको बनाया था। ऑल द डाई आर ड्राइव्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस फाउंड इन कोल तार। जी हाँ, कोल तार, ये वही वाला कोल तार है जिससे सड़क बनती है, ब्लैक ब्लैक कलर का। एक्चुअली वो भी एक प्रिपेयर्ड होकर के आता है। ओरिजिनल वाला कोल तार थोड़ा इससे डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन है वही वाला कोल तार। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड कोल तार डाइज, इसलिए इन्हें कोल तार डाइज कहा गया है। दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड बेंजीन ऑफ बेंजोल। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड बेंजीन ऑफ बेंजोल। कहने का मतलब क्या है कि जो ये कहाँ से ड्राइव हुए हैं, ये कोल तार से ड्राइव हुए हैं, और इनके डेरिवेटिव कौन है, बेंजीन ऑफ बेंजोल। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके थोड़ा आगे चलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे अब डाई की कंपोजिशन। डाई और वी कैन से स्टेन, हम इनकी देखने वाले हैं कंपोजिशन। ठीक है, अब मैं इंटरचेंजेबल यूज कर रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है। तो डाई क्या है, डाई में दो ग्रुप होते हैं, एक बेंजीन रिंग होती है। दो ग्रुप वे कौन से होते हैं, एक होता है आपका क्रोमो 4 ग्रुप, और दूसरा ग्रुप आपका होता है ऑक्सोक्रोम ग्रुप, ऑक्सोक्रोम ग्रुप। ये दोनों ही अटैच होते हैं आपकी बेंजीन रिंग से,
और मिलकर बनाते हैं डाई, और वी कैन से स्टेन और डाई। तो क्या होता है इनमें, जो इसका क्रोमोफोर ग्रुप है ये प्रोवाइड कराता है कलर डाई में, और ऑक्सोक्रोम ग्रुप करवाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन क्या होता है कि जब कोई भी आयन का एडिशन हो या फिर ब्रेकडाउन हो किसी सबस्ट्रेट में, जब किसी आयन का एडिशन हो या ब्रेकडाउन हो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये जो आयनिक, इसको हम आयनिक डिसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं, डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये थी इसकी कंपोजिशन। तो डाई में क्या है, एक क्रोमोफोर ग्रुप है जो कलर प्रोवाइड कराता है, एक ऑक्सोक्रोम ग्रुप है, सॉरी ग्रुप की यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, ग्रुप जो कि आपको इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है। ये दोनों ही ग्रुप अटैच होते हैं बेंजीन से और मिलकर के बनाते हैं डाई। अगर हम क्रोमोफोर प्लस बेंजीन रिंग को मिला दें, तो ये दोनों मिलकर के बनाता है क्रोमोजन। इसको दोनों को मिलकर बोलते हैं क्रोमोजन। अब ये क्रोमोजन क्या होता है, इसके पास कलर की प्रॉपर्टी है, इसके पास कलर की प्रॉपर्टी होती है, बट इसके पास कलर की प्रॉपर्टी होने के बाद भी ये किसी ग्रुप से अटैच नहीं हो सकता। कलर प्रॉपर्टी बट कैन नॉट अटैच एनी सब्सटेंस। तो इसको अटैच होने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सोक्रोम ग्रुप की। जिस डाई में ऑक्सोक्रोम ग्रुप जितना ज़्यादा है वो उसका अटैचमेंट उतना ज़्यादा या फिर उतना पक्का कलर हो सकता है, उतना पक्की डाई हो सकती है जिसमें ऑक्सोक्रोम ग्रुप ज़्यादा होगा। ओके, ग्रुप GROUP। ठीक है, थोड़ा लिखावट में मेरी हो रहा है, ऑक्सोक्रोम ग्रुप। ठीक है, तो ये है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको अब थोड़ा सा इन डिटेल में लिखने वाला हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसके डिटेल में थोड़ा चलता हूँ। डिटेल में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनको यहाँ से सुविधा मिले लिखने में। तो मैंने लिख दिया है, जिसको भी एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत है ये उनके लिए है। आइए एक बार पढ़ लेते हैं, पूरा देख लेते हैं। केमिकली डाई आर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम ग्रुप लिंक टू बेंजीन रिंग। क्रोमोफोर, यहाँ पर सेंटेंस पूरा है। क्रोमोफोर ग्रुप प्रोवाइड द कंपाउंड द प्रॉपर्टी ऑफ कलर, thus the compound of benzene containing chromophore radicals are called chromogens। ठीक है, यानी कि बेंजीन रिंग और क्रोमोफोर मिलकर के क्रोमोजेंस बनाते हैं। इट इज नॉट अ डाई इन स्पाइट ऑफ बीइंग कलर्ड। ये डाई नहीं है लेकिन इसके पास कलर है, क्योंकि इट हैज नो एफिनिटी टू कंबाइन विथ फाइबर्स और टिश्यू, क्योंकि ये किसी फाइबर या फिर टिश्यू से अटैच नहीं हो सकती है। देयरफॉर टू बी एक डाई, इसलिए एक डाई बनने के लिए कंपाउंड शुड कंटेन एन ऑक्सिलरी ग्रुप, इसलिए उसको एक ऑक्सिलरी ग्रुप होना चाहिए। ऑक्सिलरी ग्रुप क्या करता है, प्रोवाइडिंग बाइंडिंग एफिनिटी। ठीक है, सो ऑक्सोक्रोम दैट कैन इम्पार्ट द कंपाउंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। मैंने आपको पहले बता दिया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन क्या होते हैं, कि किसी भी आयन को ब्रेक करना या फिर एडिशन करना किसी भी सब्सटेंस में। ठीक है, तो वो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। अब क्या करते हैं,
क्रोमोफोर्स प्लस बेंजीन, इसका जो निचोड़ है वो क्रोमोफोर्स प्लस बेंजीन मिला करके क्रोमोजेंस बनाते हैं, लेकिन ये एक डाई नहीं है, याद रखना। क्रोमोफोर प्लस बेंजीन रिंग मिल करके एक क्रोमोजेंस बनाते हैं, लेकिन ये डाई नहीं है, लेकिन इसके पास कलर की प्रॉपर्टी है। अब क्रोमोफोर क्या होता है? प्रोवाइड कलर, जो हमें कलर प्रोवाइड करता है डाई में। ऑक्सोक्रोम क्या होता है? जो प्रोवाइड करता है किसी, मतलब प्रोवाइड करता है एफिनिटी टू बाइंडिंग, किसी से भी अटैचमेंट या फिर अटैच, इसको जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी वो कौन प्रोवाइड कराएगा? वो ऑक्सोक्रोम ग्रुप प्रोवाइड करेगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको आवश्यकता है तो। डाई कितने प्रकार की होती हैं? तो बेसिकली डाई आर 3 टाइप्स। वे 3 टाइप्स क्या होते हैं देख लेते हैं। पहली बेसिक डाई, दूसरी एसिडिक डाई, थर्ड इज न्यूट्रल डाई। तो ये 3 प्रकार की हमारी डाई होती हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे हम बेसिक डाई के लिए। बेसिक डाई, ओके। इस डाई को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कैटायन डाई बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज वाले को हम कैटायन बोलते हैं, तो इसलिए इसे कैटायन डाई के नाम से भी जानते हैं। ये क्या काम करता है? आपने अपनी लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट कहाँ पर होगा? निगेटिव चार्ज पे, और निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कहाँ पर होएगा? पॉजिटिव चार्ज पर। तो सेम यही रीजन होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव डाई होती है या फिर बेसिक डाई होती है, तो वो कहाँ पर अपना अटैचमेंट शो करेगी? जहाँ पर उसको निगेटिव चार्ज मिलेगा। और निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर होता है? निगेटिव चार्ज होगा था आपका सेल वॉल पर, और दूसरा चार्ज आपका किधर होगा? आपके न्यूक्लिक एसिड पर, इन दोनों पर। उसके अलावा भी और काफ़ी सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाता है, लेकिन हमें न्यूक्लिक एसिड स्टेनिंग पढ़ ली है, सेल वॉल स्टेनिंग पढ़ ली है, तो हमें इन पे ही ज़्यादा फोकस करना है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? जो हमारा बेसिक डाई होता है, मिथाइलिन ब्लू, सैफरीन, कार्बोफ्यूसिन। याद रखना एक कार्बोफ्यूसिन है, एसिड फ्यूसिन नहीं है, कार्बोफ्यूसिन, ठीक है। इसके अलावा क्रिस्टल वायलेट, etc, ठीक है। तो इसके और भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है, हमारे लिए जो आगे आएंगे इस ट्रेनिंग में आपको मैं बताता रहूँगा। अब नंबर पे आते हैं दूसरा, जिसको हम बोलते हैं एसिडिक डाई। तो इस पर चार्ज कौन सा होने वाला है? इस पर चार्ज होने वाला है आपका निगेटिव, जिसके कारण हम इसको बोलेंगे अनआयनिक डाई, ठीक है। कैटायनिक बोल सकते हो आप इसको कैटायनिक बोल सकते हो, इसको अनायनिक डाई बोल सकते हो, ठीक है। तो अब जब इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या प्रॉपर्टी शो करेगा? ये प्रॉपर्टी शो करेगा कि पॉजिटिव डाई पे या फिर पॉजिटिव चार्ज पे जाने की कोशिश करेगा। तो अट्रैक्ट विद पॉजिटिव चार्ज। तो अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर मिलता है? तो आपने एक सुना होगा हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा होता है? वो पॉजिटिव चार्ज से होता है। तो इसमें जो हमारी एसिडिक डाई होती है, मेनली इसको एसिडिक भी बोल देते हैं, एसिडिक डाई, एसिड डाई बोलो या फिर एसिडिक डाई बोलो, बात एक है। तो इस पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए अनायनिक डाई कहलाती है। अट्रैक्ट विथ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होता है?
तो एल्कलाइन साइटोप्लाज्म पे काफ़ी सारे ऑर्गेनेली ऐसे होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, या फिर जो उनका साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज का। तो ये एनाइनिक डाई कहाँ पर जाकर के अटैच होगी, तो ये पॉजिटिव डाई कहाँ पर जाकर के अटैच होगी, एल्कलाइन साइटोप्लाज्म पर। ठीक है, एक्चुअली मैं स्पेलिंग ज़रा थोड़ी सही कर देता हूँ, वहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये एसिडिक डाई कहाँ पर जाकर के अटैच होगी, आपका एल्कलाइन साइटोप्लाज्म पर जाकर के ये अटैच होगी। बेसिकली हम एसिडिक डाई का यूज जो करते हैं वो जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड को स्टेनिंग करने के लिए यूज करते हैं। जब हम स्टेनिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे बैकग्राउंड स्टेनिंग क्या होता है। ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो, योसिन डाई, एसिड फ्यूटसिन, थर्ड पिक्रिक एसिड etc। बहुत सारे हैं, जब हम देखेंगे निगेटिव स्टेनिंग तब हम इसके एग्जाम्पल भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा सा मैं आपको न्यूट्रल डाई के बारे में बता देता हूँ। थर्ड वन इज योर न्यूट्रल डाई। इस पे क्या होता है कि इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के चार्ज होते हैं, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है जिम्सा स्टेन और जिम्सा डाई। ठीक है, तो अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखने वालों के लिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। तो ये रहा है एक शॉर्ट नोट्स जिसका आप स्क्रीनशॉट मान ले सकते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ डाई के बारे में मैंने बेसिक लिखा है कि बेसिक डाई क्या होती हैं। इनको कैटायनिक डाई बोल देते हैं। इन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, अट्रैक्ट करते हैं निगेटिव चार्ज वाले को। ठीक है, जैसे कि सैल्वाल हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, जिस पर न्यूक्लिक एसिड पर निगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फास्फोरस। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप के कारण, नॉट फास्फोरस, फॉस्फेट ग्रुप के कारण। ठीक है, एसिडिक डाई क्या होता है, अनायनिक डाई भी कहलाते हैं। इन पर चार्ज होता है निगेटिव, और ये जो अट्रैक्ट करते हैं वे करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। न्यूट्रल डाई क्या होता है, ये इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, और ये अट्रैक्ट भी पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कर सकते हैं। अब एक शॉर्ट नोट्स लिखा है, बहुत ही शॉर्ट है। द डाई आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो 3 टाइप हो सकते हैं डाई के, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। द एसिडिक डाई आर योसिन, एसिड फ्यूसिन एंड पिक्रिक एसिड। ओके, जो एसिडिक डाई के एग्जाम्पल है वो योसिन एसिड, फ्यूसिन और पिक्रिक एसिड। ठीक है, वेयर द बेसिक डाई आर सैफरिन, मिथाइलिन ब्लू एंड क्रिस्टल वायलेट एंड etc का मतलब एक्सेट्रा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, एसिडिक डाई आर अनायनिक, जो मैंने ऊपर ही बता दिया है। एसिडिक डाई आर अनायनिक, आयनाइज टू गिव द पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल ए नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। यानी कि जो एसिडिक डाई होती है क्या करती है, आयनाइज होकर के हमको एक निगेटिव चार्ज इसके ऊपर मिल जाता है। दे स्टेन द एल्कलाइन साइटोप्लाज्म। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, एल्कलाइन साइटोप्लाज्म से रिएक्शन करेगी। इसी प्रकार से द बेसिक डाई आर कैटायनिक इन नेचर, आयनाइज टू गिव द पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये सब आपका था। स्क्रीनशॉट मार लीजिए अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो। ओके, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था आपका डाई क्या है, स्टेन क्या है, डाई और स्टेन को क्यों हम इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डाई के कितने टाइप होते हैं, डाई के क्या कैरेक्टर हैं। इवन काफ़ी सारे इसमें हमने क्वेश्चन आंसर भी करे, जैसे कि हमारा रेनबो कैसे बनता है। आंसर तो खैर मैंने नहीं किए, अगर आपको आते हैं वे तो आप कमेंट में कर सकते हो, नहीं तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपको एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है, जो पहला लेक्चर है स्टेनिंग का, वो भी आपको देखना है। अब इसे हम आगे भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ है।
जैसे कि क्रोमोफोर के बेसिस पे इसको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, एजो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, इवन इसकी स्ट्रक्चर वगैरह भी होते हैं, लेकिन हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप स्ट्रक्चर के लिए देख सकते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसकी और ये इसके ग्रुप हैं जो भी हैं, ठीक है, यही बेसिक था। तो अब पता चल गया होगा आपको कि डाई और स्टेन में क्या अंतर है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वी स्टार एजुकेशन। और अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर कुछ अच्छा लगा है तो। ओके, इसी के साथ नमस्ते, बाय बाय, टाटा।